नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन कैसे लें और साथ में ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का जो प्रोसेस रहता है वो स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक एक चीज़ में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ में ही आप लोगों की मेरिट कैसे बनती है, एडमिशन कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कोर्स कौन सा अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, इससे रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान में किसी भी कॉलेज से अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम जो 12th के बाद के कोर्स होते हैं, आप सभी को इस बारे में अच्छे से जानकारी होगी कि बहुत सारे बच्चे 12th के बाद नीट वगैरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, है ना, जी वगैरह की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोचिंग वगैरह करते हैं, तो वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं या फिर प्राइवेट एडमिशन भी ले सकते हैं साथ में, ठीक है। पर जिनका अलग अलग गोल होता है उस हिसाब से ही वो अपना टारगेट फिक्स करते हैं और उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे 12वीं के बाद कॉलेज एडमिशन की। कॉलेज यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। वो बच्चे जो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड या बीएसटीसी करना चाहते हैं तो उन्होंने पहले ही जब आपके एग्ज़ाम लग रहे होंगे उस टाइम पर फॉर्म निकले होंगे बीएसटीसी के भी और पीटीईटी वगैरह के जो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड इंटीग्रेटेड 4 साल के कोर्स होते हैं जिनमें बीए और बीएससी के साथ जो है बीएड वगैरह की भी डिग्री मिलती है, तो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे और उसी के बाद उनका आगे का प्रोसेस रहने वाला है। हम इस वीडियो में ओनली बीए, बीएससी, बीकॉम जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि 2026 और 27 सेशन के हिसाब से जो प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश चाहते हैं तो जो रेगुलर करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर बात की जा रही है। देखो, प्रवेश का जो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ होने की जो तिथि है वो शुक्रवार के दिन से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 1 मई 2026 से स्टार्टिंग है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर रहेगी 15 मई 2026 शुक्रवार का दिन, ठीक है। इससे पहले जिसको भी फॉर्म भरना है इसी के बीच में आप लोग जो है फॉर्म भर लीजिएगा। आप यहाँ पर ये इंतज़ार बिल्कुल ना करें कि डेट बढ़ेगी वगैरह वगैरह। डेट बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, फॉर्म भर दीजिएगा। जिनको भी बीए, बीएससी, बीकॉम करना है वो सभी। महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि रहेगी मंगलवार के दिन 19 मई 2026 को। अंतिम वरीयता सूची या प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन होगा बुधवार 20 मई 2026 को और दस्तावेज सत्यापन वगैरह या ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की जो तिथि है वो 25 मई 2026 है। प्रवेशित विद्यार्थियों की जो प्रथम सूची जारी होगी, जो मेरिट लिस्ट जारी होगी पहली, वो बुधवार के दिन होगी 27/5/2026 को। प्रवेशित विद्यालयों का वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन होगा उनको शुक्रवार के दिन 29 मई 2026 को। अब यहाँ पर आप इन बातों को ध्यान रखिएगा, जो अंतिम तिथि है अगर ये बढ़ जाती है तो नीचे का जो 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन जो है उसकी भी डेट बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। पर बढ़ भी सकती है और नहीं भी। तो जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो अंतिम तिथि दे रखी है उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन और मिलेगा कि 29 तारीख तक जो भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो अगर कोई सीटें खाली रह जाती है कॉलेज वगैरह में, जैसे राजस्थान में बहुत सारे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, आर्ट्स कॉलेज, जेडीबी कॉलेज, पीजी कॉलेज झालावाड़ वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं, तो उनमें आप एडमिशन चाहते हैं तो यहाँ पर रिक्त सीटें रह जाती है। तो शुक्रवार के दिन 29/5/2026 से फिर फॉर्म स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि यहाँ पर जो है 4 जून 2026 रहेगी और सत्यापन की तिथि रहेगी 6 जून 2026 और जो भी सूची जारी होगी वो 8, 11 और 11 जून को जो है जारी हो जाएगी। प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन आपको कॉलेज की तरफ से होगा। जिस कॉलेज को आप फिल करेंगे, जो कॉलेज आप भरेंगे, उसी कॉलेज में आप लोगों को श्याम पट्ट पर बाहर की तरफ लिखा हुआ दिख जाएगा। वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर चिपका देंगे कि किस किस बच्चे को पहली मेरिट सूची में कॉलेज मिला है या रिक्त सूची में कॉलेज मिला है। तो यहाँ पर 15 जून 2026 को जारी होगी और नए प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन जो है 16/6/2026 को होगा। बाकी जानकारी आप लोग जो है अधिकाधिक वेबसाइट जो है इसकी उस पर ले सकते हैं। और भी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि उपरोक्त तिथियाँ संभावित है,
इनमें संशोधन हो सकता है, यानी कि इनकी डेट बढ़ भी सकती है। ठीक है, समय पर आवेदन करें, सुनहरा अवसर जो है आपको नहीं गंवाना है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही सेव आप लोगों के लिए बना दी है। अगर आप नहीं भी देख पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी जो है जानकारी ले सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए। जब भी आप 12वीं पास करके आते हैं तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 10वीं की मार्कशीट। उसके अलावा 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ऑनलाइन जो आती है वो, क्योंकि ऑफलाइन जो मतलब ओरिजिनल जो है वो आपके स्कूल में आ गई हो तो आप ला सकते हैं, नहीं आई है तो जो ऑनलाइन आपने नेट के माध्यम से जो आपकी अंक तालिका देखी थी वो ही आप लोग यूज ले सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल भी लेकर आनी है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी करानी है। कम से कम 2 फोटोकॉपी आपको हर डॉक्यूमेंट की करानी ही है। ठीक है, 12वीं की मार्कशीट जो है अगर नेट वाली है तो उसकी 2 फोटोकॉपी आप लोग करा लीजिएगा। जब भी ओरिजिनल मार्कशीट आपके स्कूल में आपको मिलती है तो आप उसको जो है अपने कॉलेज में सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह जो 12वीं का है वही आपको वही बात है। ठीक है, आधार कार्ड की बात कर लेते हैं। आधार कार्ड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई गलती मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मान लो आपका नाम अमित है, 12वीं का एग्ज़ाम दिया आपने, 10वीं का नाम दिया 10वीं का एग्ज़ाम दिया, जब आपका नाम अमित था तो आधार कार्ड में भी आपका नाम अमित ही होना चाहिए। कोई मीनिंग मिस्टेक, हिंदी में कोई नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मिस्टेक है तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिएगा। पिता के नाम को भी देख लीजिएगा, माता का नाम भी देख लीजिएगा, जन्म दिनांक भी देख लीजिएगा। अगर कोई मोबाइल नंबर अगर आधार कार्ड में अपडेट नहीं कर रखा है, पिताजी का है, और अगर आपके पास खुद का पर्सनल मोबाइल भी है तो आप अपने पर्सनल मोबाइल नंबर भी ऐड करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो भी नज़दीकी आधार कार्ड का केंद्र है जहाँ संशोधन वगैरह हो रहे हैं वहाँ जाकर अपना फ़ोटो वगैरह अगर किसी का बचपन का ही लग रहा है तो अभी का जो है अपडेट करा लीजिएगा। ध्यान रखना, आधार कार्ड जब भी आप अपडेट कराएंगे तो एक बार में एक ही चीज़ अपडेट होगी। ठीक है, जैसे आपने नाम अपडेट कराया तो 2-3 दिन में वो अपडेट हो जाएगा। फिर आप पिता का नाम अपडेट करा सकते हैं, फिर आपने पिता का नाम अपडेट कराया तो 2-3 दिन बाद फिर जाएंगे तो जन्म दिनांक हो जाएगी, फिर फोटो हो जाए, इस टाइप से हो जाएगा। एक बार में सारे अपडेट नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको बता देता हूँ, हालांकि ये मित्र वाले बताते हैं आपको, पर फिर भी चलो। पासवर्ड साइज़ फ़ोटो देखो, अब जब आप 12वीं पास करके आए हैं तो अभी हाल का जो भी आपका हुलिया है, शक्ल है, उसके पासवर्ड साइज़ फ़ोटो बना लीजिएगा। कम से कम 50 फ़ोटो आप लोग बनवा लो। कहीं भी कभी भी किसी की ज़रूरत पड़े तो उस फ़ोटो को आप लगा सकते हैं, कंपटीशन में भी और यहाँ पर जो कॉलेज में वगैरह में भी है तो 5-10 फ़ोटो आपसे कॉलेज वाले भी ले लेंगे। तो आप हो सके तो एक ही बार में 50 फ़ोटो खिंचा लो। पासवर्ड साइज यहाँ पर 4 से 6 कॉपी लिखा हुआ है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल फ़ोटो चाहेंगे, है ना, उसकी जेरोक्स नहीं करानी है। बाकी आधार कार्ड 10वीं 12वीं इनों की तो जेरोक्स भी चाहेगी और ओरिजिनल भी चाहेंगे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो SC ST वाले जो बच्चे हैं उनके पुराना ही सर्टिफिकेट होगा, तो वो जो है डिजिटल वाला जो पेपर है उस पर जो सिग्नेचर वगैरह हो रहे हैं, जो भी उपखंड अधिकारी वगैरह हैं, तो उस डिजिटल पे आप ई-मित्र की सहायता से उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ईजी काम है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ओनली SC ST। अगर हम बात करें OBC EWS वालों की या MBS वालों की तो 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। बाकी आप ई-मित्र की सहायता से भी जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या ये चल जाएगा क्या नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें। बाकी अपने अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको सारी जानकारी सर्टिफिकेट की होगी। नहीं है तो ई-मित्र से बनवा लो, और जिसका नहीं बना हुआ है तो सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी तहसील लगती है एड्रेस के हिसाब से उस तहसील के जस्ट सामने ई-मित्र की दुकानें होती है, वहाँ पर आपका काम स्पीड पर होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप करा सकते हैं। बाकी अदर जगह से भी कराना चाहते हैं तो वहाँ भी काम तो हो जाएगा, पर थोड़ा टाइम लग सकता है। आय प्रमाण पत्र या डोमिसाइल जो है इसको हटाओ। आय प्रमाण पत्र की बात करें तो जैसे आपके पिताजी कोई जॉब में है या नहीं है तो उनका जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाना है, और बना हुआ है तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको रखनी है। क्योंकि जब भी आप इसको सबमिट करेंगे फॉर्म भरते टाइम तो आप लोग अगर छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में आपके पिताजी तो नहीं मिलती है तो नहीं मिलेगी, तो ये ध्यान रखना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी अदर स्टेट से जैसे उत्तर प्रदेश से आए हैं पर अब राजस्थान से आप किसी कोर्स से BA BSc करना चाहते हैं तो आपको माइग्रेशन देना होगा। बाकी जो आपकी TC होती है, जो स्कूल से आप 12वीं पास करके आते हैं तो आपको एक TC मिलती है, तो वो भी आप लोग उसकी फ़ोटोकॉपी करा के सबमिट कीजिएगा, यानी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है उसको लगा दीजिएगा। इसके अलावा
मैं आपको एक और चीज़ें और बता दूं, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों चाहिए। जिसका नहीं बना हुआ है तो बना लीजिएगा, पर्याप्त टाइम है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपार आईडी की, तो अपार आईडी की भी आवश्यकता पड़ेगी। एबीसी आईडी या अपार आईडी, तो आप ई मित्र की सहायता से उसको बना सकते हैं। अपना खुद का सबसे पहले तो अगर पर्सनल नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने पिताजी के पर्सनल नंबर से आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादातर मैं आपसे यही कहूँगा कि अपना पर्सनल मोबाइल या पर्सनल सिम जो है उसी के नंबर से आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाइएगा। जैसे उससे जीमेल बनेगी तो जीमेल आप लोग बनाएंगे, खुद की अपनी एक पर्सनल जीमेल होनी चाहिए जिसकी सहायता से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को भर सकें, यानी कि वो ओनली डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही वो होनी चाहिए। फॉर्म वगैरह भरे तो वही जीमेल आप लोग यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा आपको एबीसी आईडी वहीं से बन जाएगी मित्र की सहायता से, खुद भी बना सकते हैं यूट्यूब की सहायता से। यूट्यूब पर पूछेंगे तो आपको बनाकर बता देगा। एसएसओ आईडी भी खुद आपको ही बनानी है तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करना ही है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। और एबीसी आईडी एसएसओ आईडी एक ही बार बनती है, तो करेक्ट नंबर दीजिएगा, मोबाइल नंबर, और सही जानकारी उसमें फिल कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो तो आप खुद उसके जिम्मेदार रहेंगे। ई मित्र पर भी जाएं तो सावधानी से आप लोग चीज़ें देखते रहें। फॉर्म भरते टाइम भी आप ध्यान रखें कि क्या भर रहे हैं क्या नहीं भर रहे हैं, क्योंकि ई मित्र वालों के 17 काम होते हैं। क्या पता जल्दबाजी में आपके मीनिंग मिस्टेक कर दे तो फिर आपको करेक्शन में आपको ही दिक्कत होगी, इधर उधर भागना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो सावधानी से आप लोग चीज़ें कीजिएगा। तो ये चीज़ें तो होगी डॉक्यूमेंट से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं कि मेरिट आपकी कैसे बनती है, एडमिशन आपका कैसे होगा, उस पर बात करते हैं। मेरिट कैसे बनती है? 12वीं के जो आपके अंक आए हैं, मान लो आपके 100 में से 100 नंबर हैं, अगर आप बीए बीएससी वाले फील्ड में आना चाहते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं। और जो भी आपके मार्क्स हैं, जैसे आर्ट्स से हैं अगर आप हैं तो आर्ट्स से बीए वगैरह कर सकते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 12वीं में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी, तो उसी हिसाब से आप बीए भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर ऐसे बच्चे जो बीएससी करके मतलब जो 12वीं में साइंस से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, विज्ञान वर्ग से हैं, पर वो चाहते हैं कि अब हम आर्ट्स में जाएंगे, हमारे साइंस की बस की बात नहीं है, तो वो भी बीए कर सकते हैं। अगर नहीं जाना चाहते तो बीएससी तो उनका कोर्स है, वो कर सकते हैं। बीकॉम वाले बच्चे, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, वो अगर 12वीं पास करके आए हैं, कॉमर्स उनसे नहीं चल रही है या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो आर्ट्स से बीए भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बीकॉम तो जो है उनको करना ही है, कर ही सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं वो आप लोग कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। तो 12वीं के जो नंबर है उसी के हिसाब से आपकी परसेंटेज बनती है, मेरिट बनती है कॉलेज में, और उसी के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। मान लो किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, जिसमें से 50 सीटें जनरल की है, 20 सीटें ओबीसी की है, 10 सीटें एससी की है, 20 सीटें ऐसे, इस टाइप से सीटें बटी हुई रहती है। तो आपका अगर ऊपर से क्रमांक आता है फॉर्म भरने पर, जो आपकी परसेंट है उसी के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। कुछ कोर्स या कॉलेज में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या मिनिमम परसेंटेज की शर्त होती है, जैसे अभी 40% आप सुनते होंगे कि 40% लाना जरूरी है। इसी प्रकार से बहुत सारे कॉलेज में फर्स्ट डिवीज़न होना जरूरी है, किसी में सेकंड डिवीज़न तक चल जाता है, तो इस हिसाब से मिल जाएगा आपको कॉलेज। आरक्षित वर्ग जैसे एससी एसटी को जो है यहाँ पर छूट दी जाती है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को, ठीक है। पहली मेरिट लिस्ट जब जारी होगी, जब पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो जाएंगे सबके कंप्लीट, उसके फॉर्म वॉर्म भर जाएंगे, फिर उसके बाद जो परसेंटेज है उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। उसमें जितने बच्चों का एडमिशन हो जाता है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जिनके कम परसेंट है, उनसे कम परसेंट है, उसकी सेकेंड लिस्ट आएगी, और जो वेटिंग में रह जाते हैं उनकी वेटिंग की लिस्ट आएगी, ठीक है। फिर थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, इस प्रकार से जितनी सीटें हैं उतनी ही लिस्टें आपको देखने को मिल सकती है। जिन बच्चों का अगर एडमिशन नहीं हो पाता है रेगुलर, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉन कॉलेज या प्राइवेट से भी अपना बीए बीएससी बीकॉम कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। गवर्नमेंट जॉब आप भी लगेंगे, वो भी लगेंगे, आपकी भी परसेंटेज बनेगी, उनकी भी परसेंटेज बनेगी। बस थोड़ा सा शुल्क में इशू आपको देखने को मिलेगा कि कम ज़्यादा का रहता है, बाकी नॉर्मल ही चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई है। अब एडमिशन की प्रक्रिया तो मैंने आपको बता ही दी है कि कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं एडमिशन में। नॉर्मल सा फंडा है, एडमिशन का प्रोसेस आपको बता देता हूँ नॉर्मल। देखो, कॉलेज और कोर्स की जानकारी आपको दे दी मैंने। आपके राज्य में जितने भी ज़िले हैं उनमें जो कॉलेज आपका लगता है, अगर आप ये सोच के फॉर्म भरते हैं कि हाँ वो कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सभी कॉलेज अच्छे हैं, सभी कॉलेज में वही कमियां हैं, वही बराबरी है लगभग। बाकी फिर आप अपने हिसाब से देख लेना, जो आपको सही लगता है उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके घर के नज़दीक का कोई कॉलेज है तो उसमें लेते हैं तो भी अच्छी बात है, कहीं दूर लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी परसेंटेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जो कि आप ई मित्र की शॉप से कर ही लेंगे, फॉर्म भरा लेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको 4 या 5 पेज दिए जाएंगे।
ई मित्र वाले अपना ठप्पा भी लगाएंगे, मोहर वगैरह, ठीक है। उसके अलावा आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उनकी सभी की जेरोक्स उसमें लगाएंगे। कम से कम 2 सेट आप बनाएंगे, दोनों में एक जैसी चीज़ें आपको फिल करनी है। 10 या 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रखेंगे, अपने सिग्नेचर वगैरह, ईमेल जीमेल खुद की होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फॉर्म भरते टाइम विशेष सावधानियाँ ये रखें कि फॉर्म भरते टाइम उन भैया की तरफ या जब भी वो टाइप करते हैं तो मीनिंग वगैरह चेक कर लें, फॉर्म अपना चेक कर लें कि सही तो भरा है ना, है ना। वो चेक कराते हैं पर फिर भी आप लोग अपना ध्यान रखिए, उसको देखते रहिए। फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर देंगे, यानी कि वो ई मित्र वाले भैया, और खुद भी करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। पर कुछ चीज़ गलत भरते हो तो फिर आपको खुद को ही करेक्शन के लिए इधर उधर घूमना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 150 रुपये ई मित्र के देखते हैं तो फिर आपको ही इधर उधर घूमना पड़ जाए। तो अगर आपको अच्छे से आता है फॉर्म भरना तो भरिएगा, नहीं तो रिस्क मत लो। रजिस्ट्रेशन फीस आपको जमा करानी है, वो ई मित्र के माध्यम से ही जमा होगी। मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, आपकी 12वीं की जो अंक तालिका है उसमें जितनी परसेंट है उसी के हिसाब से मेरिट बनती है। कॉलेज कोर्स का चयन आप कर सकते हैं, जैसे BA BSc BCom, उस हिसाब से आप लोग कर लेना जिसमें आपको इंटरेस्ट है, या आपकी खुद की स्ट्रीम में ही जाना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है, जब आपका नाम आ जाता है लिस्ट में, पहली मेरिट लिस्ट आपके कॉलेज में ही चिपकती है सूचना पट्ट पर, तो वहाँ पर आप देख लेना आपका नाम आता है तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल और साथ में उनकी फ़ोटोकॉपी के 2 सेट बनाकर फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें लेकर जानी है। फिर वो जो है आपके मार्कशीट से आपको वेरीफाई कर लेते हैं कि आप ही हैं या कोई और हैं, और साथ में ही जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह भी वो ले लेते हैं, ठीक है। यही कुछ होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर जो शुल्क रहती है वहाँ की 150, 200, 500 रुपये वो भी ले लेते हैं। फ़ीस जमा आपको करानी है, जो कॉलेज की फ़ीस है वो आपको जमा करानी है। फिर एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा और फिर क्लासें शुरू हो जाएगी। यही प्रोसेस रहता है, बाकी कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, नॉर्मल सा ये फंडा है। और इससे पहले 2 वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फ़ोटोकॉपी वगैरह, अपने आधार कार्ड अपडेट जो भी है 10वीं 12वीं के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब कमेंट सेशन में भी कमेंट कर सकते हैं। तो यही कुछ कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से मैंने बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए। 12वीं वाले बच्चे जो हैं अभी 12वीं पास करके स्कूल लाइफ से कॉलेज में आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा एक सलाह दूँ तो आप अगर मेरिट होल्डर भी हैं तो कॉलेज में ज़रूरी नहीं आप मेरिट होल्डर ही बने। अगर आप कोई दूसरी लाइन पे चले जाते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो आप अपना पढ़ाई का शेड्यूल वही जारी रखना, बाकी कॉलेज में जो भी एक्टिविटी होती है उसमें आप लोग बराबर भाग ले सकते हैं, क्योंकि उससे मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप सारी चीज़ें कर सकते हैं जो जीवन में होती है, कॉलेज लाइफ में जो होती है वो आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सही सही चीज़ें आप लोग कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।